Hello friends, welcome to Agriculture Students Academy. My name is Praveen Kumar. Today my topic is Introduction to Soil Science. Okay, देखो हम लोग आज से एक नए चैप्टर पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस। ठीक है, जिसमें ये पार्ट 1 लेक्चर है हमारा और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की सॉइल्स की पूरी इंफॉर्मेशंस को देखेंगे कि मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सॉइल टर्म को किसने दिया था, क्या क्या कंपोनेंट सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सॉइल, हम सबको पता है कि सॉइल हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं हम लोग जिसके ऊपर हैं वो हमारा सॉइल है, हमारी अर्थ है ना। और सॉइल जो है वो किसान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है ना। कैसे, देखो किसान जब भी खेती करेगा तो वो डिपेंड करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, अपने लैंड को तैयार करता है, अपने खेत को क्या करता है, वो तैयार करता है ताकि वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट फसल को वो उत्पादन कर सके, है ना। तो सॉइल किसान के लिए, हम लोग के लिए एक बहुत यूज़फुल चीज़ होता है ना। तो पहले आते हैं डेफिनेशंस के ऊपर कि सॉइल का डेफिनेशन क्या है। बोलता है सॉइल इज़ अ नेचुरल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लेयर्स, दिस लेयर्स आर नोन एज सॉइल होराइजन। देखिए क्या बोला, सॉइल इज़ अ नेचुरल बॉडी। नेचुरल बॉडी का मतलब सुनाया आपको, ये बोलता है कि सॉइल जो है वो एक प्राकृतिक के रूप से बनने वाली फिनोमेना है। ऐसा तो होता नहीं है कि मिट्टी को हम बनाते हैं। अगर हम लोग मिट्टी को बनाते तो हम लोग का आदत है, हम लोग जो भी चीज़ बनाते हैं उसको बाज़ार में सेल करते हैं। तो मिट्टी भी हम बाज़ार में सेल करते हैं ना कि हाँ 5 किलो मिट्टी ले लो, 5 किलो मिट्टी का ये दाम है। बट ऐसा तो होता नहीं है ना, मिट्टी खुद ब खुद बनती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, और बोलता है कि कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लेयर्स, दीज लेयर्स आर नोन एज सॉइल होराइजन। इस लेयर को हम, जो मिट्टी होती है उसमें कई सारे लेयर्स होते हैं, जिस लेयर को हम सॉइल होराइजन बोलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए ये सपोज ये एक मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी के हम क्या किए, इसको हम वर्टिकली स्टडी करना चाहते हैं तो इसको हम वर्टिकल रूप से रख लिए, ठीक है, इसको ऐसे वर्टिकल रख लिए। तो अब जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं ओ होराइजन, जो ह्यूमिफिकेशन होता है, मतलब ह्यूमस रिच होता है। यहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब ह्यूमस क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। ये वो फिर जस्ट नीचे होता है ए होराइजन, फिर होता है बी होराइजन, फिर होता है सी होराइजन, फिर होता है हमारा आर होराइजन जो कि सबसे डीपेस्ट होता है, जिसको हम बेड रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, बेड रॉक भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो अगर ये लेयर आपको याद नहीं होता है, हाँ एक चीज़ और, कई आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आया होगा कि सर ई लेयर तो होता है, हाँ ई भी होता है, ओ ए ई बी सी आर। ठीक है, अब एक के भी पार्ट होते हैं, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है। जस्ट इसी तरह बी भी B1 होता है, B2 होता है और B3 होता है। जब हम लोग सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे तो सारे का करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि A2 में क्या पाया जाता है, A1 में क्या पाया जाता है, A3 में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी बस इतना रखें कि सॉइल को में भी कई सारे लेयर्स होते हैं जिसको हम सॉइल होराइजन बोलते हैं, और ये लेयर होता है O, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, R। मोस्ट ऑफ द आपको ई नहीं मिलेगा, O, A, B, C, R होता है। ठीक है, चलिए अब क्या बोलता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ रॉक एंड ब्रोकन बाय वेदरिंग और इरोजन। देखिए सॉइल का ओरिजिन जो होता है वो रॉक से होता है। ठीक है, अब रॉक का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, मिनरल से होता है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं बहुत सारे मिनरल्स के मिलने पे रॉक बनता है, और रॉक में जब वेदरिंग या इरोजन होगा तो रेगोलिथ बनता है। और रेगोलिथ में कुछ फैक्टर जैसे पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, कुछ ऐसे फैक्टर जब रेगोलिथ के ऊपर काम करते हैं तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस तरीके की मिट्टी बनेगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो मिट्टियाँ होती हैं वो किससे बनती है, रॉक से बनती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट लाइक सॉलिड वाटर गैस। हम सबको पता है कि मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं।
जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे एक चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, वहाँ पे बताया जाएगा कि हमारे जो मिनरल भी होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक ऐसे होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो का मतलब ज़्यादा और माइक्रो का मतलब कम। ठीक है, ऐसे मिनरल जो कि ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे उसको मैक्रो बोलेंगे, और जो कम मात्रा में पाए जाते हैं उसको माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो कि सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड के फॉर्म में होते हैं और कुछ गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है वेदरिंग और इरोजन का। तो देखिए, इरोजन इज व्हेन रॉक इज ग्रेजुअली वॉर्म डाउन। इरोजन क्या होता है, जब रॉक धीरे धीरे चट्टानों से क्या होता है गिरने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं इरोजन। जैसे कि अगर मिट्टी ऊपर से गिर रही है उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वेदरिंग में क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, है ना, उसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ कि फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है, वीवी टोकाचेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि सॉइल साइंस के फादर कौन है, तो वीवी टोकाचेव। आया समझ में? चलिए अब आगे जाते हैं, हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको बतलाया पीछे वही चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि बहुत सारे मिनरल्स मिलके क्या बनाते हैं, रॉक। जब बहुत सारे मिनरल मिक्स होंगे तो रॉक बनेगा। रॉक में वेदरिंग या इरोजन होगा तो क्या बनेगा भाई, तो रेगोलिथ बनेगा। और रेगोलिथ पे बहुत सारे जब फैक्टर काम करेंगे, जैसे कि पेरेंट मटेरियल, ठीक है, आपका क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, तो ये सारे जब फैक्टर काम करते हैं तो ये चीज़ डिसाइड होता है कि मिट्टी किस तरीके की होगी। इनफैक्ट ज़्यादा डिसाइड करता है पेरेंट मटेरियल कि मिट्टी वहाँ की किस तरीके की होगी। ठीक है, फिर वहाँ से फिर सॉइल बनता है। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मिनरल आपस में मिलके बनाएंगे रॉक, रॉक से बनता है रेगोलिथ और रेगोलिथ से बनता है फिर सॉइल। तो कई बार एग्जाम में ये स्टेप पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेदरिंग, वेदरिंग भी तीन तरीके से होता है। एक होता है फिजिकल वेदरिंग, एक होता है केमिकल वेदरिंग और एक होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग फिजिकल वेदरिंग क्या होता है। फिजिकल वेदरिंग में जो भी मटेरियल होगा वो फिजिकल मेथड से टूटेगा। जैसे कि टेम्परेचर की वजह से टूट जाएगा, हवा की मदद से टूटेगा, पानी की मदद से टूट जाएगा, अधिक गर्मी पड़ी उसके वजह से टूट जाएगा। तो ये होता है फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, वो ब्रेक होते हैं बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने एसिड रेन रिस्पॉन्सिबल होता है रॉक को ब्रेक करने के लिए। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा तो बनेगा कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड ज़्यादातर रिएक्शन परफॉर्म करता है रॉक के ऊपर और उसको वो तोड़ देगा। ठीक है, अब बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या बोलते हैं भाई कि रूट ब्रेक रॉक व्हेन दे ग्रो। जो रूट्स होते हैं वो कैसे एक रॉक को ब्रेक करते हैं, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? नहीं, चलो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ, उसके बाद आपको इमेजिन हो जाएगा। देखिए ये फोटोग्राफ आप देख पा रहे हो, क्या हुआ, ये एक रॉक दिख रहा है, ये क्या है, एक रॉक है। ठीक है, रॉक के अंदर ये छोटे छोटे आपको होल दिख रहे हैं, ये होल दिख रहा है। जब ये होल के अंदर ये वाटर भरेगा तो ऑलरेडी इसके ऊपर यहाँ पे कुछ कुछ प्रेशर क्रिएट होते जाएगा और बाद में कुछ समय के बाद ये दो पार्ट में टूट जाएगा, ये रॉक दो पार्ट में टूट जाएगा। फर्दर फिर इसमें जब वाटर भरेगा तो ये फिर मतलब कुल मिला के ये बाद में छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक मेथड ये हो गया। दूसरा अब आया रूट का मेथड, तो और भी कुछ डायग्राम देखते हैं। देखिए ये क्या है, मोसेस जो कि रॉक के ऊपर ग्रो कर रहा है। ये क्या है, लाइकेन जो ग्रो कर रहे हैं रॉक के ऊपर। कुछ समय के बाद ये जब प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये देखिए प्लांट में कन्वर्ट हुआ तो इसके रूट बनने लगेगा और ये रूट जो है वो पेनिट्रेट कर देगा रॉक के अंदर और रॉक फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक कर जाएगा। तो ये होता है बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, देखिए यहाँ भी बस वही चीज़ है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो मोसेस है, जो लाइकेन है, उनका रूट ग्रो हो गया और रूट जो है वो रॉक के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, बाद में ये फिर अलग अलग पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, चलिए
अब आता है डेफिनेशन ऑफ सॉइल, किसके अकॉर्डिंग? जेनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जेनी एक मैं बता दूं, एक महान साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या रोल प्ले किया था उसको हम लोग देखेंगे अगला स्लाइड में। फिलहाल अभी देखते हैं कि जेनी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दिया गया था सॉइल का। सॉइल इज अ नेचुरल अकरिंग बॉडी दैट हैज़ बीन इवॉल्व owing to combined influence of climate and other organisms acting on parent material as conditioned by relief over a period of time. That means क्या बोला गया कि सॉइल एक प्राकृतिक बॉडी है। दैट मीन्स कि सॉइल अपने आप बनने वाली एक फिनोमेना है जो कि इवॉल्व होता है बहुत सारे फैक्टर के मिलने से। ठीक है, जैसे कि क्लाइमेट के मिलने से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? प्लांट हो सकता है और एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, उन लोग के डेड बॉडी से या ठीक है या पेरेंट मटेरियल से, मतलब कि जो सॉइल्स होते हैं वो एक प्राकृतिक रूप से बनने वाली एक फिनोमेना है जिसमें बहुत सारे फैक्टर आपस में मिल के एक लंबे समय के दौरान एक मिट्टी के निर्माण करते हैं। ये डेफिनेशन दिया गया था जेनिक के द्वारा, 1941 में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा बोलता है कि सॉइल इज अ अनकंसोलिडेटेड, वर्ड को समझिए, टर्मोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आपके टर्म क्लियर होंगे तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। सॉइल इज अ अनकॉन्सोलिडेटेड का मतलब समझ आता है? देखिए दो होता है, एक होता है कॉन्सोलिडेटेड, एक होता है अनकॉन्सोलिडेटेड। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जो एक मास के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनका अपना एक मास होता है। ठीक है, लेकिन अनकॉन्सोलिडेटेड का मतलब जो कि वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, बने यहाँ पे लेकिन वाटर के थ्रू वो क्या हो जाते हैं? दूसरी जगह पे चले जाते हैं, चाहे हवा के थ्रू कहीं और चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड। देखो ना, कॉन्सोलिडेटेड का मतलब कांस्टेंट है, सॉलिड मास के रूप में और एक ही जगह पे है। अन का मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड। ठीक है, तो सॉइल इज द अनकॉन्सोलिडेटेड मिनरल मैटर ऑन द इमीडिएट सरफेस ऑफ द अर्थ दैट सर्व एज अ नेचुरल मीडियम फॉर ग्रोथ एंड लैंड ऑफ लैंड प्लांट्स। देखिए, क्योंकि हमको पता है कि सॉइल भी जो है वो वाटर के माध्यम से, एयर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड। इसके अलावा सॉइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं और ये मिनरल्स बहुत यूज़फुल होते हैं किसके लिए? प्लांट्स के लिए। जब प्लांट्स मिनरल्स कहाँ से लेता है? अपने सॉइल से अंदर से लेता है ना भाई। तो सॉइल, तो इसलिए सॉइल एक अच्छा सोर्स होता है प्लांट के लिए फॉर द मिनरल्स पर्पस। ठीक है, चलिए अब बोलता है, हम बार बार बोलते आ रहे हैं सॉइल इज अ या सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी। सॉइल प्राकृतिक से बनने वाली अपने आप एक परिघटना है। अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम, इसको हम देखते हैं ज़रा। ठीक है, देखिए, द इंटरेस्ट ऑफ सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस सस्टेन क्रॉप। सॉइल के पास एक बेहतर क्षमता ये होता है कि ये पहली बात तो ये अपने आप बन जाता है, इसमें किसी इंसान को कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा सॉइल्स के पास एक अद्भुत क्षमता ये होता है कि किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, किसी भी प्लांट को लंबे समय तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी। The upper layer of the soil were apparently subject to process due to weathering। जो सॉइल्स की अपर लेयर होती है, जो कि एरोजन का बात कर रहे हैं, वो कैसे बनता है भाई? तो वो वेदरिंग प्रोसेस से वो बनता है और वेदरिंग के मेथड से बनता है। और जो प्रोसेस एप्लीकेबल होता है उसको हम वेजिटेशन बोलते हैं। ठीक है, सॉइल आर द सरफेस मिनरल एंड ऑर्गेनिक फॉर्मेशन ऑलवेज मोर और लेस कलर ड्यू बाय द ह्यूमस। सॉइल, पहले एक बात आप जान लीजिए कि हम सॉइल को डिवाइड करते हैं उसके होराइजन के अकॉर्डिंग, उसके अलग अलग लेयर के अकॉर्डिंग, दैट इज जिसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, उसको हम अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, तो जब ह्यूमस को आप देखोगे तो काफ़ी डार्क ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो उसको जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, जो कि सबसे टॉप लेयर में पाया जाता है, ओ होराइजन में पाया जाता है। ठीक है, सॉइल फॉर्म ड्यू टू कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ फ्लोइंग एजेंसीज।
सॉइल जो है वो बहुत सारे जो एक्टिविटी होते हैं या बहुत सारे एजेंसीज होते हैं उसके कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप बनता है। जैसे कि लिविंग एंड डेड बॉडी, जब कोई भी लिविंग बॉडी या कोई डेड बॉडी जब ज़मीन पे पड़ा होता है तो वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, बाद में वो फर्दर वो क्या बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है, ह्यूमस से फिर वो मिट्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट और एनिमल, पेरेंट मटेरियल हो गया, क्लाइमेट हो गया और रिलीफ, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल्स के फॉर्मेशंस के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है सॉइल जो है वो थ्री डायमेंशन बॉडी है। कैसे? देखो हम सॉइल को क्यों थ्री डायमेंशनल बॉडी कह रहे हैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो हम बोलते हैं जो सॉइल होता है वो 3D होता है। ठीक है, कैसे? देखो सॉइल का अपना एक विड्थ होगा, चौड़ाई होगा, अपना एक लंबाई होगा, अपना एक गहराई होगा। ठीक है, अपना एक विड्थ होगा, ठीक है, अपना एक हाइट होगा, अपना उसकी एक डेप्थ होगा। तो इसलिए बोलते हैं सॉइल इज अ 3D बॉडी। लेकिन जो लैंड होता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, जो लैंड होता है वो 2D होता है। केवल उसके हाइट होते हैं, जैसे कि लैंड है, लैंड होगा, क्या एक लैंड है और लैंड की अपनी एक हाइट होगी, ठीक है, और अपनी एक विड्थ होगा जिसको हम चौड़ाई बोलते हैं। तो अपनी एक जो किसी भी लैंड की अपनी एक लंबाई होती है, अपनी चौड़ाई होती है। जैसे अरे भाई जिसमें हम खेती करते हैं उसमें क्या देखते हैं कि खेत कितना गहरा है, ये तो नहीं देखते ना, देखते हैं केवल कि हाँ खेत इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, बस यही देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सॉइल इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी बट लैंड इज अ 2 डायमेंशनल बॉडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, अब VV डॉकुचेव ने क्या किया था, सॉइल को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक पेडोलॉजी, दूसरा एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है, और जो साइंटिस्ट सॉइल की स्टडी करते हैं उसको हम पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं। और पेडोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल का क्लासिफिकेशन, सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल का प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि एडोफोलॉजी के अंदर हम सॉइल को रिलेट करते हैं प्लांट से, ग्रोथ से, न्यूट्रिशन से, उसके प्लांट में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये सब चीज़ से हम एडोफोलॉजी को कंसल्ट करते हैं, उसकी रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो सिंपल समझिए कि पेडोजेनेसिस में सॉइल कैसे बन रही है, सॉइल को हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं। जबकि एडेफोलॉजी के अंदर हम उसके रिलेशंस को एस्टैब्लिश करते हैं, उसके ग्रोथ से, प्लांट के ग्रोथ से, प्लांट में कितना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, या तो उस मिट्टी के अंदर कितना न्यूट्रिशन है, ठीक है, और कोई क्रॉप और प्लांट कितना उत्पाद बना रहा है, ये चीज़ को हम इसमें पढ़ते हैं। चलिए इसके डिफरेंस को देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी के अंतर में क्या क्या डिफरेंस है। पेडोलॉजी इज द वर्ड विच कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये पूछा गया था एक बार, ठीक है, कंपटीशन में, कि जो पेडोलॉजी होता है वो एक क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जबकि एडेफोलॉजी भी एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। पहला कंसेप्ट यहाँ से क्लियर रखिए। पेडोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है, वो किससे ओरिजिनेट हुआ है, पेडोन से, जबकि एडेफोलॉजी एडोफोज से हुआ है। अब पेडोन का मतलब होता है सॉइल और अर्थ, सॉइल दोनों के लिए कॉमन है, डिफर कहाँ कर रहा है, इसका मतलब अर्थ होता है, इसका मतलब ग्राउंड होता है। ठीक है, पेडोलॉजी डील्स विथ सॉइल फॉर्मेशन, यहाँ पे हम देखते हैं सॉइल कैसे बन रहा है, सॉइल के क्या कैसे बन रहा होता है, सॉइल के क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग, सॉइल का फिर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मतलब किस तरीके से उसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसमें उसको कैसे किसान यूज़ करते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जबकि एडेफोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं सॉइल इन रिलेशन टू ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड यील्ड ऑफ क्रॉप एंड प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स को कितना मात्रा में न्यूट्रिशन दे रहा है, कितना मात्रा में प्लांट को ग्रो करवा पा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को हम एडेफोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो प्लांट जो मिट्टी में इतना मात्रा में कैल्शियम है, इतना मात्रा में फॉस्फोरस है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एडेफोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉइल को बनने में बहुत समय लग गया होगा, लगभग 1000 साल लगा होगा, ये सॉइल थोड़ी काली है, ये मिट्टी थोड़ी चिकनी है, तो मैं बात कर रहा हूँ पेडोलॉजी की। ठीक है, अब पेडोलॉजी
considered as the soil as a natural body places minor emphasis is immediate practical utilization। सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। कोई होते हैं जो कि अपने घर को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि जो आप गांव में चले जाओगे, विलेज में चले जाओगे तो मिट्टी से वो कुछ लोग अपना घड़ा बनाते हैं, कुछ लोग चूल्हे बनाते हैं जिसमें वो खाना पकाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी की हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल यूज़ के लिए भी हम यूज़ किया जाता है। जबकि एडेफोलॉजी को हम वेरियस अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्लांट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर प्लांट को हमको लगाना है तो उसके लिए हम एडेफोलॉजी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, साफ देखो लिखा हुआ है कि एडेफोलॉजी कंसिडर द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एज द रिलेट टू प्लांट प्रोडक्शन। सॉइल के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और देखेंगे कि हाँ ये सॉइल जो है वो इस क्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो सॉइल को अगर हमको ग्रो करने से पहले हम उसकी जांच कर रहे हैं कि उसमें कितना मात्रा में मिनरल्स प्रेजेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो हम बात करें एडेफोलॉजी की बात कर रहे हैं। जबकि हम सॉइल्स की बात करेंगे कैसे बनता है, उसको कैसे क्लासीफाई करना चाहिए, तो हम पेडोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये एक कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं भाई जो सॉइल के बनने में रोल प्ले करते हैं? तो यह इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला आया डॉकुचेव। डॉकुचेव जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार फैक्टर दिया था, लेकिन वो इनकम्प्लीट फैक्टर था। इन्होंने केवल जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है उन्होंने सबसे पहले किसने दिया था? डॉकुचेव ने दिया था, लेकिन वो इनकम्प्लीट था। उसमें केवल 3 ही को इन्होंने दिया, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन बाद में जेनी जो कि 1941 में आए और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कंप्लीट फैक्टर को दिया था। ठीक है, इन्होंने 5 फैक्टर दिया जो सॉइल के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ जिसको हम टोपोग्राफी भी बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल और टाइम। ठीक है, अब 1949 में एक साइंटिस्ट आए, जोफे। ठीक है, अब क्योंकि जेनी और डॉकुचेव ने ऑलरेडी सारे फैक्टर को दे चुके थे तो जेनी के पास जोफे के पास कुछ काम बचा नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि जो जेनी और डॉकुचेव जो फैक्टर को दिए थे इसको इन्होंने 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, एक एक्टिव और एक पैसिव। ठीक है, एक पार्ट था एक्टिव और एक पार्ट था पैसिव। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव में। देखिए एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है भाई, कि एक्टिव जो होता है वो एनर्जी मांगता है, इसको हमको एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्लाइमेट से वर्ड दिमाग में आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब हीट, तो हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, डिकम्पोज करके वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एक्टिव फैक्टर जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और पैसिव फैक्टर जो मास प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कोई वेट अपना एक जिसका एक सर्टेन वेट होता है, जैसे रिलीफ और टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल। ठीक है, अब टाइम को यहाँ मैंने अलग कलर से शो किया है, दैट मीन्स कलर एक न्यूट्रल है। ठीक है, कलर को ना तो हम एक्टिव में रख सकते हैं ना तो हम पैसिव में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में टाइम लगता है। ठीक है, तो कलर टाइम एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आता है कंपोनेंट ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैं बता दूं सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है मिनरल मैटर 45%, फिर होता है ऑर्गेनिक मैटर 5%, सॉइल एयर जो सॉइल में एयर होते हैं वो 25% होता है, और सॉइल में वाटर होता है वो भी 25% होता है। एक मज़े की बात, एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के पूछा, वो क्या पूछा कि जो सॉइल्स होते हैं उसमें कितना मात्रा में सॉलिड मटेरियल होते हैं। तो देख लो, ये जो होता है वो होता है सॉलिड मटेरियल, और ये जो होते हैं वो होते हैं नॉन सॉलिड मटेरियल। ठीक है, तो दोनों मतलब मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल मिट्टी के अंदर 50% सॉलिड होता है और 50% नॉन सॉलिड होता है। कैसे, देखिए 45 + 5 कितना हो गया, 50% सॉलिड, 25 मिल के हो गया
50 तो 50% भी होता है नॉन सॉलिड। इसको मैं एक ग्राफ के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो ये एक ग्राफ है, इसमें देखिए ये हो गया मिनरल मैटर, ये हो गया ऑर्गेनिक मैटर, ये हो गया एयर और ये हो गया वाटर। ठीक है, ये कितना था 45%, ये कितना था 5%, ये कितना था 25%, ये भी था 25%। तो मैं बता दूं कि जो ये होते हैं ये होते हैं सॉलिड, ये होते हैं नॉन सॉलिड, तो दोनों 50-50% होते हैं। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आता है पोर इन सॉइल। सॉइल देखो, नॉन सॉलिड मटेरियल को हम एक और नाम से जानते हैं पोर। नॉन सॉलिड इज आल्सो नोन एज पोर। तो मिट्टी के अंदर जो पोर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है मैक्रोपोर, एक होता है माइक्रोपोर। ठीक है, मैक्रोपोर जो किसको बोलेंगे? मैक्रोपोर उसको बोलते हैं जिसके अंदर जो एयर होता है वो ग्रेटर देन 15 माइक्रोन होता है। ठीक है, और माइक्रोपोर किसको बोलेंगे? सॉरी, यहाँ PT लिखा गया, यहाँ पे R होगा। ठीक है, माइक्रोपोर किसको बोलेंगे? जिसके अंदर एयर 15 माइक्रोन से कम होगा। ठीक है, और एक मज़े की बात जो कि ये वाला पॉइंट है, मैक्रोपोर के अंदर हमेशा एयर पाया जाता है। ठीक है, और माइक्रोपोर के अंदर हमेशा वाटर पाया जाता है। एक नॉर्मल मिट्टी की हम बात कर रहे हैं, जबकि डेजर्ट के अंदर चले जाओगे तो डेजर्ट में आप मैक्रोपोर हो या माइक्रोपोर हो, दोनों के अंदर एयर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जो सॉइल के अंदर पोर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मैक्रोपोर, माइक्रोपोर। मैक्रोपोर किसको बोलेंगे? जिसके अंदर हवा मोर देन 15 माइक्रोन होगा, और माइक्रोपोर किसको बोलेंगे? जिसके अंदर एयर लेस देन 15 माइक्रोन होगा। देखो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है मैक्रो और माइक्रो के अंदर। देखो मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, माइक्रो का मतलब होता है कम। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के डेवलपमेंट में। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेरिएशन इन द अर्थ सरफेस। देखो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई वेरिएशन इन द अर्थ सरफेस दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफी। कई बार मिट्टी देखोगे आप, कहीं मिट्टी सीधी चिकनी होगी, सीधी होगी, कई बार मिट्टी ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी। हर एक जगह पे जो अर्थ की, जो हमारी पृथ्वी की सरफेस होती है वो अलग अलग होती है, उसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं। फिर प्लांट हो गया या एनिमल्स लाइफ हो गया और टाइम हो गया, ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई सॉइल के डेवलपमेंट में। हम लोग एक एक को जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक है, चलिए तो समझ में आया कि ये फैक्टर हैं क्लाइमेट, पेरेंट मटेरियल, टाइम, ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी को हम रिलीफ भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो कई बार दिक्कत होता है कि पेरेंट मटेरियल क्या होता है। बस आप ये फिगर दिमाग में रखिए कि क्या होता है। जब ये पेरेंट मटेरियल पढ़ाऊंगा तो ये फिगर आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो ये फिगर को बस आप दिमाग में रखिए कि हाँ पेरेंट मटेरियल ये था, उसके ऊपर सॉइल बन रहा था। ठीक है, चलिए ये देखिए सबसे ऊपर का लेयर हो गया जिसमें ऑर्गेनिक लेयर होता है, जिसमें ह्यूमस पाया जाता है। फिर उसके टॉप सॉइल हो गया, फिर सब सॉइल। ठीक है, ये सॉइल होता है, एक्चुअल सॉइल होता है हमारा एरोजन में। उसके नीचे सब सॉइल होता है, फिर पेरेंट मटेरियल होता है जो कि डिसाइड करता है कि किस तरीके की मिट्टी होगी। फिर नीचे होता है बेड रॉक जो कि सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे होता है ये। ठीक है, चलिए अब क्योंकि हम मिट्टी की बात करें और ह्यूमस के बारे में ना पढ़ें तो बातें थोड़ी अधूरी रह जाती है। तो इतना फर्ज बनता है कि हम ह्यूमस के बारे में भी पढ़ लें। ह्यूमस क्या होता है? देखो देखो ह्यूमस को आप भी कई बार बनते हुए भी देखे होंगे। जस्ट इमेजिन करो कि आप के घर में एक पेड़ होगा या कुछ पौधे होंगे, उसके पत्ते जब धरती पर गिर जाते हैं तो फिर क्या होता है? क्या उसको आप चुन के आग लगा देते हो? अगर नहीं लगाते होंगे तो आप उसको छोड़ दीजिए। कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ डिकम्पोजर्स उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। बाद में वो मिट्टी में, मतलब मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब उसको आप देखोगे तो थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का रहेगा।
ठीक है, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, जो सबसे मिट्टी के सबसे ऊपर लेयर में पाया जाता है। तो क्या बोलता है, ह्यूमस इज डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल दैट फॉर्म इन सॉइल। ठीक है, ह्यूमस एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि सॉइल के ऊपर बनता है। ठीक है, या सॉइल बनता है व्हेन प्लांट एंड एनिमल मेटर डिके। कब बनेगा ह्यूमस का फॉर्मेशन, कब होता है, जब एनिमल, कोई भी एनिमल मर गया या कोई प्लांट का पार्ट गिर गया, वो डिके होके फिर क्या बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है। और ह्यूमस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक मज़े की बात, ह्यूमस डार्क ब्राउन कलर का क्यों होता है भाई, कई बार ह्यूमस का कलर भी पूछा जाता है, ये ब्लैक होता है या तो डार्क ब्राउन कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन होता है। ये जो कार्बन होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, दैट मीन्स ये एनिमल्स के पार्ट से बने होते हैं या प्लांट के पार्ट से बने होते हैं, इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब प्लांट क्यों यूज़ करते हैं सॉइल को, या प्लांट के लिए सॉइल क्यों यूज़फुल है। देखो, सबसे पहले एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है पकड़ के रखना। तो आप कई बार सोचे हो, अगर जो रूट्स होते हैं उसको कौन पकड़े होता है, तो उसको मिट्टी पकड़े होती है, सॉइल पकड़े होती है। अगर जस्ट इमेजिन करो कि मिट्टी सॉइल को, जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो रूट को टाइट ना पकड़े तो क्या होता है, हवा आएगा, प्लांट को उखाड़ के ले चला जाएगा। तो मिट्टी क्या करती है, प्लांट को एक जगह पे होल्ड किए रहती है, पकड़े हुए रहती है। ठीक है, पहला काम ये होता है मिट्टी का प्लांट के प्रति। दूसरा, ये वाटर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है ना, वाटर जो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, वो कहाँ से लाती है प्लांट, वो भी तो रूट से लेती है ना, रूट मतलब कहाँ से, सॉइल से लेती है। दूसरा, ऑक्सीजन। अब आप सोचेंगे सर ऑक्सीजन तो ये तो हवा से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है, इसमें रूट का क्या रोल प्ले होता है भाई। देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। गुड सॉइल एरेशन नीड फॉर बिलो ग्राउंड प्लांट पार्ट्स गेट ऑक्सीजन। जो जब सॉइल एरेशन, ठीक है, मतलब जब सॉइल जब पड़ता है, जब हम ज़मीन को क्या करते हैं, जब हम इरिगेशन करते हैं तो जो ऊपरी जो लेयर होती है वो क्या होती है, पूरी भीग जाती है। तो सर्टेन कंडीशन में जो अच्छे सॉइल होते हैं उसमें हमको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर हमको, क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे मात्रा में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो उस जिसके अंदर एयर डिजॉल्व होता है। अगर सोचो ना, अगर एयर डिजॉल्व नहीं रहेगा तो रूट क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा पूरा। ठीक है, तो उसको हल्का अमाउंट में क्या चाहिए, एयर चाहिए। तो वो मिट्टी इसलिए पूरी टाइट नहीं होती है, वो भी मिट्टी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन घुला होता है। न्यूट्रिएंट, अब न्यूट्रिएंट भी दो तरीके का होता है, मैंने बताया आपको, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो कि नेसेसरी होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, ठीक है, कॉपर, निकल, जिंक, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को ज़रूरत होता है। और ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, या मेच्योर होने में हेल्प करते हैं। अब आता है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल को बनाने में हेल्प करते हैं, पिछले हम लोगों ने अपने पीछे ऑलरेडी पढ़ रखा है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले टाइम। टाइम कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। देखिए, सॉइल फॉर्मेशन टेक्स सेवरल 100 to 1000 ऑफ ईयर अंडर को सिग्निफिकेंट चेंजेस। देखो, सॉइल ऐसा तो है नहीं कि एक दो दिन में बन गया, उसमें काफ़ी हज़ार, काफ़ी साल का टाइम लगता है एक मिट्टी की बनने में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉइल जो कि आप लोगे तो उसमें कम से कम 1000 साल का टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर में शामिल है, टाइम तो लगेगा ही। दूसरा आता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल क्या बोलता है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पेरेंट मटेरियल जो होता है वो डिटरमाइन करता है मिनरलोजिकल कंपोजिशन, कि मिट्टी के अंदर कितना ज़्यादा मात्रा में क्या है, मिनरल प्रेजेंट है, एंड वाटरी कंट्रीब्यूट टू द केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। जैसा पेरेंट मटेरियल होगा वैसा ही उस मिट्टी बनेगी। तो पेरेंट मटेरियल ये चीज़ का मतलब कंट्रीब्यूट करता है ये चीज़ बनने में, कि सॉइल ऐसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, किस क्ले होगा। तो ये सॉइल का जो प्रॉपर्टी होता है वो टोटली बेस्ड होता है किसके ऊपर, पेरेंट मटेरियल की तरफ। अगर पेरेंट मटेरियल एसिडिक होगा सॉइल भी एसिडिक बनेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पेरेंट मटेरियल ये चीज़ डिटरमाइन करने में रोल प्ले करता है। अब
कोई भी सॉइल कितनी रेट से बनी है, कितनी रेट से बनी है, ठीक है, कितनी दर से बनी है, वो भी डिसाइड कौन करता है, पेरेंट मटेरियल। द टाइप्स ऑफ पेरेंट मटेरियल आल्सो डिटरमाइन द रेट एट विच सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस अकर। सॉइल किस प्रोसेस या किस रेट से बनी है ये भी डिटरमाइन कौन करता है, पेरेंट मटेरियल। ठीक है, चलिए इसके अलावा डिफरेंट अलग अलग जगह पे आप जाओगे तो अलग अलग तरह का सॉइल देखने को मिलता है आपको। जैसे आप चल जाओ डेजर्ट में तो वहाँ अलग तरीके का सॉइल होता है। आप कई बार देखोगे कहीं कहीं मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है, कहीं कहीं लाल मिट्टी होता है, कहीं कहीं काली मिट्टी होता है। तो ये सारे मिट्टी की जो प्रॉपर्टी है, अलग अलग कलर का प्रॉपर्टी या अलग अलग कलर का जो होता है मिट्टी पाया जाता है, वो सारे किसके कारण, पेरेंट मटेरियल के कारण ही होता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला, डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट सॉइल बेस्ड ऑन पेरेंट मटेरियल। क्लियर हुआ, सच एज जैसे कि मेराइन एरिया में जो पेटी सॉइल, मेराइन एरिया पेटी सॉइल ड्यू टू द मेराइन ऑर्गेनिक डिपॉजिट। जो मेराइन एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो पीटी सॉइल होता है उसके कारण मेराइन ऑर्गेनिक डिपॉजिट होता है, इसलिए वहाँ पे मेराइन सॉइल पाया जाता है। एंड फ्लड प्लेन क्ले सॉइल ड्यू टू, जो फ्लड प्लेन होता है वहाँ पे क्ले सॉइल पाया जाता है ड्यू टू एलुवियल डिपोजिशन या डिपॉजिट्स। ठीक है, तो हम ये चीज़ बता सकते हैं, हमारे माइंड में होना चाहिए कि पेरेंट मटेरियल ही डिसाइड करता है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी सॉइल पैटर्न, जैसे कि सॉइल का अपना एक टेक्सचर होता है, अपना कंपोजिशन होता है, अपना एक कलर होता है। ठीक है, ये भी डिसाइड कौन करता है भाई, पेरेंट मटेरियल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए अब पेरेंट मटेरियल दो तरीके का होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है सेडेंट्री नॉट सेडिमेंट्री, आई कॉल सेडेंट्री, और एक होता है ट्रांसपोर्टेड। सेडेंट्री का मतलब होता है जहाँ बना वहीं पे वो रह गया, जैसे कि आप जहाँ पे जन्म लिए वहीं पे बस गए, उसको बोलते हैं सेडेंट्री। ट्रांसपोर्टेड का मतलब होता है जहाँ पे बना वहाँ पे वो नहीं है, मतलब बना यहाँ लेकिन वो ट्रांसपोर्ट हो गया कहीं और जगह पे, बाय मीन्स ऑफ एयर, बाय मीन्स ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे कि आप जन्मे यहाँ पे, रह कहीं और रहे हो, ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ लोमी सॉइल फॉर इंस्टेंस फॉर्म एट रिजल्ट दी डिपॉजिट फाइन ग्रेन मटेरियल, दे हैव बीन मिक्सड विथ ऑर्गेनिक मटेरियल द अंडरलाइनिंग मटेरियल फॉर थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस। लोमी सॉइल के अंदर भी क्या होता है, जो लोमी सॉइल होता है मोस्ट ऑफ द हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मिनरल्स होते हैं वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, और इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, अब आता है क्लाइमेट। ठीक है, देखो क्लाइमेट में हम मोस्ट बात करेंगे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, फ्रॉस्ट, मतलब जो जहाँ पे, क्योंकि क्लाइमेट हर जगह का सेम नहीं होता है, कहीं का टेम्परेचर, कहीं कहीं का क्लाइमेट ज़रा गर्म होता है, कहीं ठंडा होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वहाँ पे वैसी मिट्टी देखने को मिलेगी। तो क्लाइमेट भी रिस्पॉन्सिबल होता है मिट्टी की टाइप में, ठीक है, मिट्टी के प्रोसेस में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। देखो अब आता है टोपोग्राफी या रिलीफ। देखो टोपोग्राफी और रिलीफ ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है, मैं इसको अपने एक इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। देखो टोपोग्राफी का मतलब ही होता है कि अर्थ की जो सरफेस है वो वेरिएशन इन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस में कई सारे आपको विभिन्नताएं दिखती है वो कहलाता है टोपोग्राफी या रिलीफ। कहीं पर आपको ऐसे मिट्टी दिखेगी, ऐसे अर्थ का सरफेस दिखेगा, तो इसके अकॉर्डिंग मिट्टी देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा टाइट होगा, यहाँ पे थोड़ा टाइट होगा, देखो ना ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पे मिट्टी टाइट होगी क्योंकि यहाँ कुछ हवा चलेगा तो यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, तो यहाँ की मिट्टी थोड़ी टफ होगी, यहाँ की मिट्टी थोड़ी कमज़ोर होगी, फिर टफ होगी, फिर कमज़ोर होगी। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है टाइप्स ऑफ सॉइल में। आया समझ में? चलिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेप भी, जो अर्थ की शेप होता है और जो सरफेस होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल की फॉर्मेशन में। अब आता है ऑर्गेनिज्म लाइक लिविंग एंड नॉ, जैसे कि आपका प्लांट आ गया, फिर जो एनिमल्स हो गया, लिविंग जो लिविंग थिंग्स में। अब इसमें क्या होता है, देखो बहुत सारे, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म मर गया तो उसको बहुत सारे क्या करते हैं, माइक्रोब्स होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी, जैसे कि हमारे बॉडी में जो भी मिनरल्स हैं वो कहीं जाता नहीं है, सिर्फ
हमारे जो बोन्स होते हैं, जो हमारी एनर्जी होती है वही ख़त्म हो जाती है, जब बाकी कुछ नहीं जाता है कहीं। क्या होता है, देखो आप, कोई इंसान मर गया, उसको क्या करते हैं हम लोग, जाके ज़मीन में दफना देते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, और उसकी जो मिनरल्स होते हैं वो सारे आके कहाँ मिल जाता है, सॉइल के अंदर मिल जाता है। फर्दर फिर क्या होता है, प्लांट उस मिनरल को एब्जॉर्व कर लेता है, फिर प्लांट को कोई एनिमल खा लेता है, तो वापस ऐसा एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। मिनरल्स कहीं जाता नहीं है। लार्ज एनिमल इंक्लूडिंग ब्यूरिंग का मतलब होता है दफनाना, एनिमल एंड अर्थवर्म मिक्स इन द सॉइल एंड अल्टर इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कई बार देखोगे आपकी खेतों में क्या होता है, हम जिस अर्थवर्म को बोलते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर, ठीक है, किसान का दोस्त हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो मिट्टी के अंदर मिनरल्स की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। तो जो बड़े एनिमल्स जो हम उसको दफना देते हैं ज़मीन के अंदर, तो उसमें कुछ मात्रा में अर्थवर्म को मिक्स कर देते हैं ताकि ये मिनरल्स को बढ़ावा दे, ठीक है। मैन एक्टिविटी हैव एज वेल एज मेड ट्रीमेडस चेंज एज नेचुरल सॉइल्स, ठीक है। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, अब गांव देहात में देखोगे तो वो गांव देहात वाले एक बड़ा अच्छा पैटर्न, ये एक दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं, देखो एक गड्ढा खोदेंगे, ऐसे एक गड्ढा खोदेंगे, ठीक है, और जितने भी सुबह की जो डिकम्पोजर होगा, जैसे मल होगा गाय का, ठीक है, या फिर जो भी सुबह वेजिटेबल पिल्स होंगे, जो डिकम्पोजर होगा, जो डिकम्पोज कर जाएगा, उसको इसमें वो क्या करते हैं, फेंकते जाते हैं। जैसे ये भर जाएगा, उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे, फिर ठीक है, इसमें कुछ अर्थवर्म को डाल देते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स डाल देते हैं ताकि जल्दी डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। फर्दर कुछ समय के बाद क्या करते हैं, इसको खोदते हैं, और इसके जो जिसमें जो भरा हुआ है आपका, जिसको हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बोलते हैं, उसको फिर बाद में खेतों में छींटते हैं, जिससे वजह से क्या होता है, खेतों में मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है वो भी हायर साइड हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब फोर ऐसे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या क्या हो, सॉइल कैसे बनता है, उसके 4 प्रोसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आता है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम सॉइल में ऐड कर देंगे। जैसे क्या बोल रहा है, मटेरियल्स एडेड टू द सॉइल सच एज डिकम्पोजिंग वेजिटेशन, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर, अ न्यू मिनरल मटेरियल डिपॉजिट बाय विंड्स और वाटर। जैसे मान के चलो कि समझो ना कि कोई एनिमल है, वो मर गया, अब उसके बॉडी जो डिकम्पोज उसको डिकम्पोज कर दिए, और वो सबसे मिट्टी के सबसे ऊपर लेयर में प्रेजेंट है। जब हवा चला या पानी गिरा तो वो जमीन के अंदर चला गया, जिसको हम लीचिंग बोलते हैं। वाटर के माध्यम से कोई भी मिनरल्स जब जमीन के अंदर जाता है, वाटर सॉइल सरफेस के अंदर जाता है, उसको हम लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, मिनरल्स को ऐड किया, तो पहला प्रोसेस होता है एडिशन। दूसरा लॉसेस, उसको प्लांट यूज़ कर लिया, जो मिनरल्स आपने डाला उसको प्लांट यूज़ कर लिया, ठीक है, तो वो कहलाता है लॉसेस। उसको आप वो लॉस कर, जो हमारा जो मिनरल था वो लॉस हो गया, तो वो कहलाता है लॉसेस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो मिनरल्स था वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना, ठीक है। जैसे कि क्या बोला, द केमिकल वेदरिंग ऑफ सैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ क्ले मटेरियल मिनरल ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्या ऑर्गेनिक मैटर इनटू डीके रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि ह्यूमस, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया ना, किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जैसे कि ह्यूमस। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपने देखो जो मिनरल आपने यूज़ किया, वो इन बिटवीन द सॉइल प्रोफाइल में किसी भी जैसे होराइजन में जाके वो फिक्स हो गया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक और मिनरल विद इन द सॉइल प्रोफाइल एंड बिटवीन द होराइजन, को जो अपने मिनरल एब्जॉर्ब हुआ वो किसी भी जाके होराइजन में स्टोर हो गया, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और लास्ट होता है ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड में क्या होता है, द पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे वो बना वहाँ पे वो नहीं रहा, वो कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो गया। अब वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है वाया ग्रेविटी, वाया वाटर, आइस, विंड, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से कहीं अगर नोट करना तो नोट कर लीजिए। अगर ग्रेविटी के थ्रू मिट्टी ट्रांसपोर्ट कर रही है तो उसको बोलते हैं कॉलुवियल सॉइल। अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो एलुवियल सॉइल, ठीक है।
और अगर आइस के थ्रू हो रहा है तो ग्लेशियल, और अगर विंड के थ्रू हो रहा है तो इओलियन, ठीक है। और अगर सी के थ्रू हो रहा है, अगर समुद्र के थ्रू हो रहा है तो मेराइन, ठीक है, उसको हम लोग मेराइन बोलते हैं। और अगर देखो, अगर ट्रांसपोर्ट होता है वाटर से, ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन वो डिपॉजिट होता है आइस के अंदर, ठीक है, जैसे कि वाटर से वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है और जाके डिपॉजिट हो रहा है आइस के अंदर, जिसको बोलते हैं टील मोराइन। इसको क्या बोलते हैं भाई, टील मोराइन, ठीक है। चलिए, और एक होता है देखो, इससे होता है बाई मीन्स ऑफ फ्रेश वाटर। अगर जो सॉइल है वो फ्रेश वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको बोलते हैं लॉकुस्ट्राइन, ठीक है। लॉकुस्ट्राइन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट भाया फ्रेश वाटर, ठीक है। जैसे कि आपके लैक के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं लॉकुस्ट्राइन, ठीक है। चलिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बेस्ड ऑन सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, सबसे पहला आता है ह्यूमिफिकेशन। देखिए, ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, जो कि आपने पीछे पढ़ा, एडिशन, एडिशन हो गया, लॉसेस हो गया, जिसको हम सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं वो बेस्ड हैं उन्हीं के ऊपर। जैसे ह्यूमिफिकेशन, इसमें क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, ऐड होता है ना भाई, तो ह्यूमिफिकेशन हो गया। एलुवेशन का मतलब वॉशिंग आउट, जो आपने ह्यूमस ऐड करा वो पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से क्या हो गया, जमीन के अंदर चला गया, लीचिंग, ठीक है। तो मैक्सिमम लीचिंग होता है, उसको हम इलुविएशन बोलते हैं। और इलुविएशन जो कि आई से स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है वॉशिंग इन या एक्युमुलेशन, कहीं पे जाके वो स्टोर हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्युमुलेशन। और लास्ट में होता है हॉरिजोनेशन का मतलब फिर वो होराइजन, ये जो आपने मिनरल स्टोर किया वो अलग अलग प्रोफाइल में चला गया, तो उससे वो एक होराइजन का ये निर्माण हुआ, उसको बोलते हैं होराइजनेशन। जैसे आप समझ में नहीं आया, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखो ये सॉइल प्रोफाइल है, ऐसे ये होराइजन हो गया, ठीक है। सबसे ऊपर होता है हमारा ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमस ऐड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये होराइजन हो गया, ये ए हो गया। इसमें 3 पार्ट होते हैं, A1, A2 और A3। तो जहाँ पे जो यहाँ पे ह्यूमस आया और सबसे ज़्यादा आके जहाँ पे मैक्सिमम लीचिंग, मतलब जहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा स्टोर होता है वो A2 में होता है। याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो ह्यूमिफिकेशन से जो ह्यूमस बना ना, अब ह्यूमस वाटर के थ्रू क्या हो गया, अंदर आ गया, तो वॉशिंग, ठीक है, वॉशिंग आउट का मतलब होता है वहाँ से वॉश होकर अंदर आ गया। तो जब अंदर आया, ठीक है, तो वो कहाँ पे आके स्टोर होगा, A2 में। और किसका लीचिंग होता है, लीचिंग का मतलब इसमें आया, लीचिंग का मतलब होता है, ठीक, वो वॉश होके जो मिनरल्स प्रेजेंट है ह्यूमस के फॉर्म में सबसे ऊपर लेयर में, वो वाटर से वॉश होके क्या हो गया, अंदर आ गया, उसको बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। वो मैक्सिमम जो मिनरल्स आके ऑब्जर्व होता है वो A2 रीजन में आके होता है, ठीक है। फर्दर ये जो अंदर आए वो क्या होंगे, एक जगह पे स्टोर होंगे, ठीक है। तो वो स्टोर में कहाँ होता है, एक तो अगर एक रीजन में पूछा जाए तो A2 में होता है मैक्सिमम, और बी के रीजन में तो B2 में होता है मैक्सिमम, ठीक है। अब फर्दर वो क्या करेंगे, एक होराइजन का निर्माण करेंगे और फिर वो मिनरल्स पूरे होराइजन में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोसेस रखिएगा, ह्यूमिफिकेशन, इल्यूविएशन, जिसको वॉशिंग आउट बोलते हैं, जो मिनरल्स है वो नीचे के बैठ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम लीचिंग देखने को मिलता है। फिर वॉशिंग इन का मतलब उसको हम यूज़ कर लिया जाएगा, जो हमने मिनरल एक्युमुलेट किया था उसको को प्लांट वगैरह यूज़ कर लेगा। फिर वो मिनरल से एक होराइजनेशन, मतलब होराइजन का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ होराइजन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, ये हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं। सॉइल प्रोफाइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन सॉइल साइंस। देखो, सॉइल साइंस पढ़ना है तो सॉइल प्रोफाइल आपको पढ़ना पड़ेगा, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है। देखो ना, मैंने बताया ना, वर्टिकल सेक्शन, अगर मिट्टी को आप लो उसको वर्टिकली स्टडी करो, कितना मात्रा में इसमें होल प्रेजेंट है, बेड रॉक के ऊपर कितने कितने लेयर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन सा सॉइल प्रोफाइल होता है। आप देखिए यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हो, सबसे ऊपर होता है ह्यूमस जो कि ऑर्गेनिक रिच होता है। फिर टॉप सॉइल सबसे ऊपर होता है जो कि एक एक्चुअल मिट्टी होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाउस, फॉर प्लांटेड ऑफ क्रॉप, तो ये हमारा ए होता है। फिर एलिवेटेड होराइजन, जो कि एलिवेटेड का मतलब सुना है, जो मैंने आपको बताया अभी, सारे जो मिनरल है वो आके यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फिर सब सॉइल, फिर पेरेंट मटेरियल, फिर बेड रॉक, सबसे नीचे से होता है बेड रॉक होता है। अब देखते हैं ए होराइजन में क्या पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ओ होराइजन है। ठीक है, क्या बोलता है, सरफेस लेयर एट डेप्थ 0.2 फीट अंदर होता है। ये अलग अलग कलर का होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसमें ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब ह्यूमस क्या होता है मैंने आपको बताया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लीफ लिटर का मतलब होता है कि पत्ता गिरा, उसको डिकम्पोज कर दिए और वहाँ पे जाके वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसमें मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ए होराइजन। ए होराइजन को टॉप सॉइल बोलते हैं या बायोमेंटल भी बोलते हैं। ये टॉप मोस्ट लेयर होता है जिसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये 2 से 10 फीट होता है और इसमें कुछ मात्रा में इसमें भी कुछ मात्रा में ह्यूमस प्रेजेंट होता है। डार्कर इन कलर होता है और देन देन लेयर बिलो। ठीक है, उसके नीचे थोड़ा सा डार्क होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सॉइल प्रोफाइल को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, बायोमेंटल मोस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लेयर, अर्थवार्म, फंगी, बैक्टीरिया, लीव लेयर पूछा गया एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछा गया भाई कि जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो अर्थवार्म पाए जाते हैं, वो मिट्टी की किस लेयर में पाए जाते हैं, तो ए होराइजन में पाया जाता है जिसको हम बायोमेंटल या टॉप सॉइल ही बोलते हैं। स्मॉलेस्ट एंड फिनेस्ट सॉइल पार्टिकल्स, इसमें आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्टोन देखने को मिलेंगे या बहुत सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ई होराइजन क्या बोलता है, द लिचिंग लेयर। लिचिंग लेयर का मतलब जो मिनरल्स डिजोल्व होकर अंदर आते हैं वो इसी होराइजन में स्टोर होते हैं। ये पूछा जाता है कि मैंने आपको बताया था कि ई होराइजन ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा आपको ग्राफ में, तो मैं बता दूं ई होराइजन किसके किसके बीच का लेयर होता है, ए और बी के बीच का लेयर होता है। ठीक है, ये 10 से 15 फीट अंदर होता है। ये इसका कलर लाइट होता है, मेनली सैंड और सिल्ट इसमें पाया जाता है। इसमें मिनरल उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं। ठीक है, लिचिंग, लॉस ऑफ वाटर, तो लिचिंग का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर एंड प्लांट न्यूट्रिएंट वाटर टेबल। ठीक है, सॉइल पार्टिकल लार्ज देन ए होराइजन बट स्मॉलर देन बी होराइजन। सॉइल पार्टिकल बड़े होते हैं ए होराइजन में और छोटे होते हैं बी होराइजन में। ठीक है, और दोनों के बीच में होता है ई होराइजन। ठीक है, चलिए बी होराइजन क्या होता है भाई, बी होराइजन को हम सब सॉइल भी बोलते हैं। ये 10 से 30 फीट अंदर होता है। ये क्ले और मिनरल जैसे कि यहाँ पे आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें रिच ये क्ले से रिच होता है। ठीक है, इसमें कुछ मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो कि मैंने बताया ना, जो कि लीच होके क्या होते हैं आगे यहाँ पे स्टोर हो जाता है। यहाँ पे प्लांट रूट एक्सटेंड इन दिस लेयर, मैंने बताया यहाँ तक प्लांट का रूट एक्सटेंड करता है, इसके बाद नहीं करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बातें आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लांट का रूट जो है वो मैक्सिमम किस लेयर तक एक्सटेंड कर सकता है, तो वो बी लेयर तक प्लांट का रूट एक्सटेंड कर सकता है ज़्यादातर, उससे बाद वो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे रेड ब्राउन कलर के मैं बताया कि यहाँ पे आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसलिए रेड और ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, मैंने बताया ना कि यहाँ पे आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसलिए इसकी जो कलर होती है वो ब्राउन कलर की होती है। मैं कई बार यहाँ से एग्जाम पूछा गया है कि सॉइल की प्रोफाइल को हम क्लासीफाई करते हैं किसके अकॉर्डिंग बेसिस पे, तो कलर के बेसिस पे। यहाँ पे दिख रहा है ना कि इसका जो ऊपर का देखो कलर थोड़ा सा अलग हो गया, नीचे जैसा आप नीचे आओगे कलर आपका अलग अलग होते जाएगा। ठीक है, तो जो टॉप सॉइल होते हैं उसका जो सब सॉइल होते हैं उसका कलर रेड ब्राउन होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे आता है सी होराइजन जिसको रेगोलिथ बोलते हैं। ये 30 से 48 फीट अंदर जाने पे मिलेगा आपको। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉक होते हैं। ठीक है, जो कि बेड रॉक के ब्रोकन टूटने से बनता है। ये लिस्ट अफेक्ट बाय वेदरिंग, यहाँ पे वेदरिंग की प्रोसेस चल रही होती है, इसलिए बोलते हैं यहाँ से मिट्टी की ओरिजिन होती है।
ठीक है, कहाँ से, सी होराइजन से। लिस्ट अफेक्टेड बाय वेदरिंग एंड हैव चेंज लिस्ट सिंस इन देयर ओरिजिन, डिवोटेड बाय ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू बिलिंग ड्यू डाउन द सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, चलिए बेड रॉक सबसे लास्ट, सबसे डीपेस्ट जो आगे वो आता है आर होराइजन, जिसको बैड रॉक बोलते हैं। ये 48 फीट से जैसा अंदर जाओगे तो आपको बैड रॉक सबसे लास्ट लेयर मिल जाएगा। ये डीपेस्ट सॉइल होराइजन होता है सॉइल प्रोफाइल के अंदर। इसमें कोई रॉक नहीं होते हैं, कोई ब्लंडर्स नहीं होते, ओनली कंटिन्यूअस मास ऑफ बैड रॉक। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मात्रा में आपको चट्टाने देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका कलर आर दोज ऑफ ओरिजिनल रॉक ऑफ देयर एरिया। जैसे कि आप कई बार अपने चट्टानों देखे होंगे अपने एरिया के अंदर, तो वैसे ही यहाँ पे कोई कलर फिक्स नहीं होता है, जो कि आपका ओरिजिनल रॉक होते हैं वही कलर के यहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को पढ़ा। ठीक है, काफ़ी चीज़ हम लोग को सीखने को मिला। हाँ, एक चीज़ आप याद रखिए, क्या, देखो मैं बताना भूल गया था, 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में 1000 साल लगता है, सोच लो। ठीक है, 1000 साल लगता है एक 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में। मतलब सोच लो कितनी बड़ी समय लगती है एक कितनी छोटी सी मिट्टी बनने में। ठीक है, और ऐसा कुछ बचा नहीं है। चलिए तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग को कवर करना है टाइप्स ऑफ सॉइल, और कितने तरह के सॉइल्स होते हैं, लोमी सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ये सॉइल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होता है उस सॉइल का। ठीक है, तो चले, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।